और बड़ी खबर आपको बता दें कोलकाता से, जहां पर एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद 9 लोगों की इसमें जलकर मौत हो गई। आपको बता दें कल शाम को इमारत में आग लगी थी, जिसे करीब 5 घंटे बाद बुझाया जा सका। अब तक आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें इस हादसे की जांच के लिए रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल ये जो आग लगी थी, आपको हम तस्वीरें सुबह की भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये 13वीं मंजिल पर आग लगी थी और ये रेलवे की बिल्डिंग है जिसमें ये आग लगी थी। कल शाम 5 बजे की घटना है। अचानक से आग की लपटें निकलने लगी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 13वीं मंजिल पर किस तरह से आग की लपटें निकल रही हैं और जिसके बाद जो बुझाने के लिए दमकल कर्मी अंदर भी गए थे लिफ्ट में, उनके भी दम घुटने से, जलने से मौत हो गई है। अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद है स्ट्रैंड रोड पर, जहां पे ईस्टर्न रेलवेज हेडक्वार्टर्स है और 13वीं मंजिल पे आग लगी थी सोमवार शाम को। और अभी भी दमकल कर्मचारी इस कोशिश में है आग बुझाने की। आग अभी काबू में है, लेकिन जो पता चल रहा है कि 9 लोगों की मौत हो रही है। और इसके अलावा दमकल कर्मचारी ये देखना चाहते हैं कि आग कम्प्लीटली डाउज हो। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची देर रात और उन्होंने 10 लाख का कॉम्पेंसेशन या मुआवजा अनाउंस किया था। इसके अलावा रेल मंत्री भी इसके बारे में ट्वीट किए। हम अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां हैं और दमकल की गाड़ियां भी है। तो अभी भी कोशिश है आग को पूरी तरह से बुझाने के लिए। कैमरा पर्सन तपन के साथ प्रेमा राजाराम, कोलकाता में आज तक के लिए। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी और गाड़ी के मालिक की मौत के बाद जांच का जिम्मा एनआईए को दे दिया गया है। इधर एनआईए को जांच का जिम्मा दिया गया, उधर महाराष्ट्र की सरकार भड़क गई। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब महाराष्ट्र एटीएस मामले की जांच कर रही है तो फिर एनआईए को जांच देने की क्या जरूरत थी। एक बारूदी साजिश, कुछ सुराग और साजिश के अहम किरदार का कत्ल। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इस साजिश के लड़ियों की कितनी कड़ियां हैं, ये सुलझाने का जिम्मा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को दिया गया है। एनआईए अब पता लगाएगी कि आखिर अंबानी के घर के पास विस्फोटक भरी गाड़ी के खौफनाक प्लान के पीछे है कौन और आखिर पूरे प्लान का मकसद क्या था। साथ ही इस बात के भी सुराग तलाशे जाएंगे कि स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या और इस केस का कनेक्शन क्या है। देश की टेरर की जांच करने वाली एजेंसी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल क्या इस पूरे मामले में लोकल मॉड्यूल है या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस पूरे मामले में शामिल है, इसको देखते हुए एनआईए आगे छानबीन करेगी। एनआईए की टीम जल्द ही उन तमाम जगहों का दौरा करेगी जिससे ये साफ हो सकेगा कि आखिर इस पूरी घटना को किसने अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि एंटेलिया के पास मिली स्कॉर्पियो केस की एनआईए जांच का ऐलान ठीक उसी वक्त हुआ जब महाराष्ट्र एटीएस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एटीएस कडे हा तपास आम्ही दिलेला आहे। जर का त्या व्यतिरिक्त एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळबेर आहे आणि हे काळबेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। मनसुख हिरेन का शव मिलने के बाद पुलिस पहले इसे खुदकुशी मान रही थी, लेकिन परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। तभी उनकी पत्नी ने कुछ लोगों पर मनसुख को परेशान करने का आरोप लगाया था। जब भी पुलिस वालों के फोन आ रहे थे, वो जा रहे थे, उनका पूरा सपोर्ट था और फुल कोऑपरेट किया उन्होंने। और आज मीडिया में जो न्यूज आई है और पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की है, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा।
और ये जो उन्होंने उनके बारे में जो ये अफवाह उन्होंने फैलाई है बहुत गलत फैलाई है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी तय तक होनी चाहिए। ये मेरा सच तक जाने का मेरा एक है कि, और हमारी पूरी फैमिली पे इसमें इफेक्ट हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख के शरीर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद एटीएस ने कल हत्या का केस दर्ज किया। मनसुख हिरेन की मौत के बाद विपक्ष लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। मनसुख हिरेन मामले में महाराष्ट्र एटीएस की 10 टीमें काम कर रही है। इस पूरे मामले ने मुंबई में राजनीतिक तूल पकड़ ली है। अब देखना यह है कि राजनीतिक प्रेशर के चलते ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व होता है या फिर इसकी गुत्थियां और उलझती जाती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनसुख और क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे के कनेक्शन को लेकर सवाल उठा चुके हैं और दावा है कि जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मैं लगातार ये कह रहा था कि मनसुख हिरेन इनकी जान को खतरा है, क्योंकि इस सारे मामले की सबसे बड़ी कड़ी ये वही है। और उसके बाद उनका शव मिला, उनकी लाश मिली, और ये मामला एटीएस को जाने के बाद तथ्यों के आधार पर और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर एटीएस को ये ध्यान में आया कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। इसलिए उन्होंने हत्या और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास, इस प्रकार का गुनाह दाखिल किया है। हम इस पर नजर रख के, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एटीएस सही ढंग से आगे जाएगी तो सत्य बाहर आएगा। दरअसल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार मिली थी। जांच शुरू हुई तो कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, लेकिन स्कॉर्पियो के ड्राइवर और दूसरी इनोवा कार का अब तक कोई पता नहीं चल सका। वहीं केस की जांच के बीच 5 मार्च को स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद होने से केस में नई सनसनी फैल गई। अब ये केस एनआईए को सौंपा गया है ताकि अंबानी के घर के पास बारूदी साजिश का पूरा खुलासा किया जा सके। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। आरक्षण के नाम पर होने वाले आंदोलनों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नई रणनीति बनाई है। सभी राज्यों को नोटिस देकर पूछा गया है कि क्या आरक्षण की लक्ष्मण रेखा 50% से बढ़ाई जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आई। सबसे पहले 3 पॉइंट में आरक्षण की खबर को समझिए। खबर नंबर 1, सभी राज्यों को आरक्षण पर नोटिस भेजा गया। खबर नंबर 2, राज्यों से आरक्षण की अधिकतम सीमा के बारे में पूछा। खबर नंबर 3, मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का नया फॉर्मूला। अब तक आप यही सुनते आए हैं कि आरक्षण की लिमिट 50% है, लेकिन अलग अलग राज्य आरक्षण की लिमिट को क्रॉस करते रहे हैं और देश भर में चाहे जाट आरक्षण की मांग हो, पाटीदार आरक्षण की मांग हो या फिर मराठा आरक्षण की, एक संवैधानिक संकट हमेशा खड़ा रहता है। राज्य सरकारें लिमिट क्रॉस कर देती हैं और केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। इसका असर तो देखिए, जब तक मराठा आरक्षण तक था तो इसका असर लिमिटेड था, लेकिन अब जब सारे स्टेटों को नोटिस गया है तो इसमें अब ये बात उछल के आएगी कि जाट आरक्षण का क्या होगा, कापूस आरक्षण का क्या हुआ, और जो पाटीदार समाज है उसका आरक्षण का क्या होगा। ये जो सारे मुद्दे हैं अभी ये सारे सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। यानी जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान 50% को क्रॉस नहीं कर सकता। आरक्षण की अपर लिमिट 50% है। कई राज्य तय सीमा को लांघ गए। अब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की तय सीमा पर फैसला सुनाएगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये चीजें किस दिशा में आगे बढ़ेंगी। 15 मार्च को जवाब क्या आएगा। अधिकतर राज्य सरकारों का, वकीलों का कहना है कि 1 हफ्ता का समय कुछ कम है। अब देखते हैं उसमें कितने राज्य 1 हफ्ते में अपने रिप्लाई, अपना जवाब, अपना प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं और सुप्रीम कोर्ट की उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां पर एक इमारत में आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, 3 पुलिस वाले और 2 अन्य लोग शामिल हैं। कल शाम को इस इमारत में आग लगी थी, जिसे करीब 5 घंटे बाद बुझाया जा सका।
आपको बता दें कि अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। इस हादसे की जांच के लिए रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर सुबह सुबह की आप देख पा रहे हैं। यही 13 मंजिल ये इमारत है। इसके 13वें मंजिल पर ही बीती शाम आग लगी थी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें निकल रही हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आग कितनी भीषण, कितनी भयंकर लगी होगी। आपको बता दें, अब तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 9 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो मरने वाले हैं उनको 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी कही है। हालांकि इस पूरे मामले में रेल मंत्री ने भी हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। पीयूष गोयल ने बाकायदा ट्वीट किया इस पूरे मामले पर और उन्होंने भी चिंता अपनी जताई है। कोलकाता में ये बड़ी घटना सामने आई है और ये जो इमारत है दरअसल ये रेलवे की इमारत है और इसमें मरने वाले जो है वो 4 दमकल कर्मी हैं, 3 पुलिस वाले भी हैं और 2 अन्य हैं, ये बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बीती शाम की रेलवे की इस इमारत में आग लग गई। 13वीं मंजिल पर यह आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम पहुंच रही है। दरअसल इस बार के चुनाव में ममता इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और उनका मुकाबला है टीएमसी से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी से। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में आज ममता अपनी जीत के लिए अभियान का आगाज कर देंगी। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगा से चाइना, सिंडिकेट ऑफ चाइना। मोदी पर ममता का सीधा प्रहार। फुल एक्शन में ममता। नंदीग्राम में ममता बनर्जी। चुनावी रणभूमि में ये ममता स्टाइल राजनीति का शंखनाद है। रविवार को सिलीगुड़ी में ममता का शक्ति प्रदर्शन, सोमवार को कोलकाता में पद यात्रा और अब आज ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी की ओर से शुभेंदु के नाम का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी का ये पहला दौरा है। सबकी नजरें ममता पर टिकी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी और कल यानी 10 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। 12 मार्च को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी नामांकन भरेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी फ्रंट फुट से सियासी बैटिंग कर रही हैं। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। ममता ने महंगाई के मुद्दे पर सियासी दम दिखाया। सिर्फ मोदी पर निशाना नहीं साधा, बल्कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। सरल शब्दों में आपको बताएं तो नंदीग्राम में नामांकन से पहले ममता ने बीजेपी पर डबल अटैक किया। पहला महंगाई के मुद्दे पर घेरा तो दूसरा महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। यानी जिस वक्त ममता पद यात्रा कर रही थीं, वो आधी आबादी को सीधे एड्रेस कर रही थीं। ममता बंगाल में बिहार चुनाव के नतीजों से सबक ले चुकी हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वॉर हुआ था। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी के वर्कर्स ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां पर हमला किया था। हमले को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पोस्टर लगवाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर ममता पर प्रहार किया था।
बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। রাত 12টায় ঘরে দরকার হলে ভোর 4টে ঘরে আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। इस बार ममता सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। इस ऐलान से इलाके में टीएमसी के उन वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ा हुआ है जो शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद असमंजस में थे। आज जब ममता पार्टी वर्कर से मिलेंगी तो कैडर को सीधे संदेश देंगी कि शुभेंदु अब पार्टी में नहीं है, उससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। ममता हर मोर्चे पर सामने से आ रहे सियासी वॉर से निपट रही हैं। ये तब है जब एक तरफ टीम बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी है और एक तरफ अकेले ममता बनर्जी। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल के सियासी महाभारत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है नंदीग्राम। यहां टीएमसी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है, लिहाजा जीत के लिए दोनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कोलकाता की रैली में भी नंदीग्राम का जिक्र करते नजर आए। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি, আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें? असल सियासी खेल तो नंदीग्राम में है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार चुनाव मैदान में हैं। ममता के सामने हैं कभी उनके कमांडर रहे शुभेंदु अधिकारी। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री का ये तंज ममता के नंदीग्राम चुनाव लड़ने को लेकर है। ममता की स्कूटी तो हावड़ा में डगमगाई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इशारों इशारों में बता दिया कि इस बार ममता को मात खानी पड़ेगी। पूरी बीजेपी ममता के किले को ढाने में दमखम से जुटी है। नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बीजेपी की कमान संभालने वाले शुभेंदु तो मुख्यमंत्री को बाहरी करार दे रहे हैं। जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। कभी ममता के कमांडर माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अब ममता का साथ छोड़ दिया है और सत्ता को ललकारने वाली बीजेपी के साथ हो चले हैं। इस बार उन्हें बीजेपी ने ममता के खिलाफ मैदान में उतारा है। इधर कमल जीतेगा, चलिए कमल का फूल जीतेगा। ये वही नंदीग्राम है जहां से ममता सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। उसी वक्त शुभेंदु की सलाह, उनकी ताकत, उनका जनाधार सब कुछ टीएमसी के लिए था। लेकिन अब शुभेंदु नंदीग्राम में बीजेपी का चेहरा है। पार्टी यकीन कर रही है कि शुभेंदु ही नंदीग्राम का किला फतेह कर सकते हैं। शुभेंदु का प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव दोनों मिलकर 1 पे 11 हो रहे हैं और इसलिए शुभेंदु की जमीन है वहाँ और भारतीय जनता पार्टी का साथ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसलिए मेरा मानना है कि शुभेंदु वहाँ से चुनाव जीतेंगे और ये मेरा राजनीति कार्यकर्ता के रूप में मेरा विश्लेषण है, मेरा अनुभव है और 6 साल का मेरा बंगाल का अनुभव है कि वहाँ पर किस तरीके से राजनीति हुई है और किस प्रकार ममता जी अलोकप्रिय हुई है वहाँ पर। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का वर्चस्व रहा है, जिसकी बदौलत बीजेपी लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले नंदीग्राम में बीजेपी का हाल बुरा था। 2016 विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 5.4% वोट मिले थे। तब टीएमसी के टिकट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार नंदीग्राम से तीसरे नंबर पर रहे थे। और तो और 2014 में जब मोदी की लहर थी, उस वक्त भी यहाँ बीजेपी का सिक्का नहीं चला था।
इस बार ममता के लिए सत्ता की लड़ाई हैट्रिक वाली है। আমি আপনাদের কাছে বলবো, আমি বারবার আসবো। নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। 2016 ইলেকশনের আগে আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। नंदीग्राम का दंगल बंगाल चुनाव का महासंग्राम बन गया है। हर किसी को इंतजार है कि नंदीग्राम का जनमत किसका साथ देता है और यहाँ 3 पंखुड़ी वाला फूल खिलता है या कमल। प्रेमा राजाराम और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की खबरों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। देहरादून से दिल्ली तक हलचल है। दिल्ली में बीती रात बैठकों का लंबा दौर चला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीती रात नड्डा से भी मुलाकात की। आज वो देहरादून लौट रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी कितने दिन की? ये ऐसा सवाल है जिस पर कयासबाजी का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में जारी सियासी सुगबुगाहट उस वक्त तेज हो गई जब पार्टी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुला लिया। सोमवार को अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर रावत दिल्ली पहुंच गए। देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आएंगे। हाँ, 13 दिन दिल्ली भाई। अपने विधायकों का असंतोष झेल रहे मुख्यमंत्री रावत का ये बयान दिल्ली पहुंचने के ठीक बाद का है। इसके बाद उन्होंने एक एक कर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की सबसे पहली मुलाकात उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से हुई। फिर अगला पड़ाव था नड्डा का निवास। माना जा रहा है कि दोनों में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के और किसी भी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रही। इस सियासी घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष से मिले। उधर खबर थी कि मंगलवार यानी आज उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ऐसी किसी भी बैठक से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक विधायक दल की कोई फॉर्मल बैठक कॉल नहीं की गई। आखिर वो कौन सी बात है जिसे लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत से बीजेपी का मोह भंग हो गया है? दरअसल पार्टी के विधायकों में रावत का काफी विरोध हो रहा है। उनकी कार्यशैली से असंतुष्ट विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं। दावे के मुताबिक विरोध कर रहे 10 विधायकों में 4 मंत्री हैं। साथ ही रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का मुद्दा भी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भविष्य में उन पर लगे आरोपों से होने वाले नुकसान से बचना चाहती है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही सीएम पद पर नए चेहरे को मौका दिया जाए। कोशिश है कि पहले धन सिंह रावत या सतपाल महाराज के नाम पर पार्टी विधायकों में सहमति बनाई जाए। अगर बात नहीं बनी तो पार्टी आलाकमान अपनी तरफ से नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नाम को आगे ला सकते हैं। दिल्ली दौरे पर नड्डा और बलूनी से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात से तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई है कि पार्टी ने मूड बना लिया है, बस फैसले का इंतजार है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।